गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रोशनी, अर्चना, नम्रता, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। जितने लोग भी जुड़ रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज के सेशन में न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में हमें स्टार्ट करना है नया चैप्टर जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है भाई, नए चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कल ही स्टार्ट मैंने किया था, बट कल मैंने थोड़ा सा ही पढ़ाया था, आज इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। ठीक है, सभी लोग फटाफट लाइव जुड़ो। राजकेश, साहिना, विवेक, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। तो आज कल मैंने इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे, ठीक है, गुड मॉर्निंग शिल्पी कुमारी। ठीक है, तो जितने भी इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं कल मैंने इसको आपको बताया था। ईशा कुमारी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सौरभ, ठीक है, सभी लोग लाइव जुड़ो भाई। ठीक है ना। तो शुरुआत में मैंने बताया था इसमें आपको पहले क्या पढ़ना है, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ना था। कल मैंने इसको पढ़ाया भी, आज भी थोड़ा सा मैं ओरली बता के चलूंगा। ठीक है, हाँ सभी लोग लाइव जुड़ो फटाफट। उसके बाद फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम पढ़ना है। ठीक ना, क्या पढ़ना है बेटा, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। ठीक है, मैं यहीं से थोड़ा सा स्टार्टअप करता हूँ, तब तक थोड़ी चीजें बताता हूँ, फिर आगे चलेंगे। ठीक है चले भाई, चल क्या पढ़ना है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के, हाँ लाइव जुड़ो सब भाई, सब लोग लाइव जुड़ो, फटाफट जुड़ो। हाँ भाई, सर आंसर दीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं प्रैक्टिस सेट का आंसर डलवा दूंगा। मैं प्रैक्टिस सेट का आंसर बेटा डलवा दूंगा। ठीक है ना, सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा, मूमल बेटा क्लास 6:30 से ही है, वो नोटिफिकेशन में डला है, वो अलग बात है। ठीक ना। सर राधे राधे, आप लगते हैं बड़े सीधे साधे। अरे भैया, अच्छा अच्छा, देखो भैया, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ना है। ठीक है ना। तो दरअसल क्लास 12th में इसके आगे पीछे की भी थोड़ी चीजें हमने पढ़ी थी कि विद्युत, पहले प्रेरण क्या होता है। पहले देखो, हम लोग क्लास 12th में जब पढ़ते थे तो कहते थे चुंबकीय प्रेरण होता क्या है ना। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका भाई, अरस्टेड के प्रयोग से थोड़ी सी चीजें वहां पर देखो हमने कोरिलेट करनी पड़ती है। मैं थोड़ा सा कोरिलेशन में लेके चलता हूं, जरा ध्यान देना। तो अरस्टेड ने बताया था, किसने, अरस्टेड ने क्या बताया था बेटा, कि अगर हम लोग विद्युत धारा, अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं बेटा, अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं,
क्या करते हैं बेटा, अगर किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहां से क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आया? ये किसने बताया था, अरस्टेड ने बताया था। क्या बताया था बेटा, अगर हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बस क्या था, उसी बात से खपा हो गए कौन, कि भैया फैराडे भी कहे कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को भी परिवर्तित करेंगे तब भी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो इन्होंने क्या किया कि भाई हम चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करेंगे, या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से विद्युत धारा उत्पन्न होगी, यह फैराडे कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो दोनों लोग के रिलेशन एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो पहले अरस्टेड ने बताया कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और फैराडे कहते हैं कि अगर हम किसी कुंडली के समीप, और वो कुंडली किससे जुड़ी हो, एक हमें वोल्टमीटर से जुड़ा हो या धारा मापी से जुड़ा हो, तो अगर उसके समीप हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, यह फैराडे कहते हैं। कुछ और थोड़ी आगे की बातें करते हैं बेटा, यहाँ तक की बातें ठीक है, थोड़ी सी और आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं। तो थोड़ा और आगे जब चलेंगे तो इसमें हमें पढ़ना है कि जैसे हमारे पास कोई कुंडली है ऐसे, ठीक है ना, यह हमारे पास एक कुंडली है जिसमें हमें धारा मापी लगा। तो जैसे अब इसके समीप में हमने एक चुंबक ले लिया, जैसे हमने बोल दिया ये NS है ना, या पोल है NS है। ऐसे क्लास 12th की चीजें मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस चीजें बता रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, अगर इस चुंबक को गतिशील करते हैं, अगर इस कुंडली के समीप किसी चुंबक को गतिशील करते हैं तो इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है और साथ ही एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बेटा, यहीं पर जब हम चुंबक में, यहाँ चुंबकीय जो यह चुंबक लगाए हैं इसकी गति में परिवर्तन करते हैं, इसको गतिशील करते हैं, तो यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बेटा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यह ई कितना होता है, ई बराबर -d∅/dt होता है। और जानते हो माइनस साइन यहाँ क्यों लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन कैसे करेंगे, किसी मैग्नेट को हम लोग क्या करें, रोटेशन करें, आगे पीछे की गति कराए, रोटेशन कराए, ठीक है, या किसी चालक तार से चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तन करना है तो उसमें धारा का मान कम बेसी करके कर सकते हैं, ठीक है ना, रेगुलेट करके। बात समझ में आ रहा है बेटा, तो समझो। अब E = क्या होता है, -d∅/dt होता है। अब माइनस साइन यहाँ पे क्यों आता है, जो वैद्युत वाहक बल यहाँ पे माइनस ही क्यों आता है, क्योंकि जिस कारण से, समझो, जो ये प्रेरित वैद्युत, अब इसी को हम क्या बोलते हैं, आगे चल के बोलेंगे कि ये जो वैद्युत वाहक बल है यह क्या होता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है। यह जो वैद्युत वाहक बल है यह क्या होता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, प्रेरित मतलब क्या, जैसे समझो प्रेरित का मतलब क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा कोरिलेट करके बताता हूं, फिर यहां पर भी कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। जैसे समझो यह एक लड़का है, यह क्या है, एक लड़का है। अब इतना पढ़ाई करता है कि इसने क्या किया कि भाई IAS का एग्जाम निकाल लिया, इसने क्या किया, IAS का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। इतना पढ़ता था कि IAS के एग्जाम को क्वालिफाई कर गया। अब एक बगल से देख रहा था, यहां से एक बंदा और देख रहा था, अरे यार बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है। तो अब क्या किया इसने IAS एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, तो अब इसको देखते हुए यह भी पढ़ने लगा, इसको देखते हुए यह भी पढ़ने लगा, तो इसके अंदर भी पढ़ने का गुण आएगा, यह भी कोई एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा। तो इसने स्वयं नहीं किया, किसी से प्रेरणा ली, किसी को देखकर। तो समझो बेटा मेरे, सिमिलरली देखो क्या होता है, अगर हम इस कुंडली के समीप, इस कुंडली के समीप, इस कुंडली के समीप चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो इसमें एक वैद्युत धारा उत्पन्न होती है और साथ ही एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कि इस वैद्युत धारा और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों से क्या होता है, विपरीत होता है। क्यों,
क्योंकि यह इसी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, क्लास 12th की बातें थी। अब हम लोग चलते हैं, मे भी सब लोग लाइव आ चुके हो, जिसको आना था सभी लोग लगभग आ चुके हो। क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, तो मैंने जैसा कल बताया था कि हम अपना क्लास स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो फिर से करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो सिमिलरली गॉस के नियम में वैद्युत फ्लक्स पर सिमिलर है बेटा, जैसे हम वैद्युत फ्लक्स पढ़े थे उसी तरह चुंबकीय फ्लक्स भी हमें पढ़ना है। ठीक है, सब लोग रेडी हो जाओ, मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो बात करते हैं बेटा चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। बात करते हैं बेटा चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो कल भी मैंने पढ़ाया था कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स बोलो, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए होगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बातें करते हैं। दूसरी पॉइंट में देखो यहाँ पे, अतः सतह से संबद्ध कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, और इसको लिख सकते हो बी ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हो बेटा, बी ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट वाले में कॉस लगता है। ठीक है, जहां थीटा क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के बीच का कोण है, मतलब डी ए जो थीटा है वो किसके बीच का कोण है, तो थीटा किसके बीच का कोण है, तो हम कह देंगे यहाँ क्षेत्रफल सदिश डी ए और चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच के कोण को हम थीटा कहते हैं। ठीक है, आगे अगर 0 अंश होगा, अगर थीटा बराबर कितना है 0 अंश, तो फाई बराबर बी ए होगा, और थीटा बराबर अगर 90 है तो फाई जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई, कल भी मैंने इसको पढ़ाया था। अब आगे तीसरी पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे, मात्रक एवं विमा। मात्रक एवं विमा की बात करते हैं तो कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि जब दो सदिशों का डाट गुणन लेते हैं, जब दो सदिशों का डाट गुणन लेते हैं तो अदिश मिलता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है बेटा, एसआई मात्रक वेबर, एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। सीजीएस मात्रक मैक्सवेल या गॉस सेमी स्क्वायर होता है, और एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। यहां तक की चर्चा मैंने कल की थी, यहां तक की चर्चा मैंने कल की थी, और यहाँ सारी चीजें पढ़ा भी थी। ठीक है बेटा, अन्य मात्रक में बात कर लेते हैं। अन्य मात्रक में से टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अन्य मात्रक में क्या हो जाएगा बेटा, टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और न्यूटन मीटर पर एम्पियर भी होता है, इसको जूल पर एम्पियर लिख सकते हो। वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर होता है, इसको वोल्ट कुलाम भी लिख सकते हो। ये सब अन्य मात्रक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं, पूछ दिया जाएगा कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, हो सकता है वोल्ट कुलाम भी दे दे तो यह भी सही होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है सबको। सर आज नोटिफिकेशन नहीं आया, आया होगा बेटा, हो सकता है नेटवर्क में प्रॉब्लम रही हो इसलिए ना आया हो। ठीक है, चलो बीमा की बात करते हैं तो ओम कुलाम, तो इसको हेनरी एम्पियर लिख सकते हैं। इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, फाई का बीमी सूत्र क्या होगा, अन्य मात्रक में है, ओम कुलाम भी मात्रक होगा, और इसको हेनरी एम्पियर भी लिख सकते हैं। इतने सारे मात्रक हैं। ठीक है बेटा, बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 ए के पावर -1, ए के पावर -1। ठीक है, अब फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, अभी जैसा मैंने बताया सिमिलरली फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम होता है। सर एक टेस्ला बराबर, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। ठीक है ना, एक वेबर बराबर कितना 10, और एक टेस्ला बराबर 10⁻4 गॉस होता है, ये तो पीछे पढ़ाया था मैंने। एक टेस्ला बराबर 10⁻4 गॉस होता है, तो मैंने पीछे पढ़ाया था। ठीक है ना,
पिछले वाले क्लास में पढ़ाया था, एक टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस, है ना, और इस पर मैंने क्वेश्चन भी कराया था, ठीक है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम है। अच्छा, केमिस्ट्री में पढ़ोगे क्या, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम होता है। बेटा सीयूटी की बुक मत ले, बेटा सीयूटी की बुक मत खरीदो, आखिर यहाँ इतना पढ़ रहे हो ना, सीयूटी का बुक मत खरीदो, ठीक है। जितना पढ़ाया जा रहा है बेटा बस उसका नोट्स बना लो, अगर वह नहीं हो पा रहा है, नोट्स वो नहीं बन पा रहा है, तो पीडीएफ मैं देता हूँ ना, पीडीएफ सभी का पीडीएफ पढ़ना हो, फोटो कॉपी कराओगे थोड़ा महंगा पड़ेगा, हालांकि पीडीएफ तुम लोग क्या करो, नोट्स करना हो धीरे 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 धीरे, और उसी को रिवाइज करते रहो बेटा, किताब के चक्कर में मत पड़ो। किताबों कई कैटेगरी किताब आई, बड़ा शॉर्ट में दिया है, किसी में दिया कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, देखो प्रथम नियम क्या है, अभी मैंने पीछे ही बताया, जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय बल रेखाएं, जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय बल रेखाएं बदलता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है, बदलता है। मैंने बोला कि चुंबकीय क्षेत्र जब परिवर्तन करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का जब परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो परिपथ में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत वाहक बल, इस वैद्युत वाहक बल जिसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं, अच्छा इसे इसे विद्युत, इस विद्युत वाहक बल को, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है टाइपिंग में, बोलेंगे इस वैद्युत वाहक बल को प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या बोल देंगे बेटा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित वैद्युत वाहक बल केवल, क्या बोलेंगे बेटा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल केवल तभी तक विद्यमान रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, मतलब जैसे देखो अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करना बंद कर दोगे तो यहां पर क्या होगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, बात को समझो, यहां पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, क्या रहा है, जब तक फ्लक्स में परिवर्तन हो, क्या कर रहा है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, क्या कर रहा है बेटा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल केवल तभी तक विद्यमान रहता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन हो। समझ रहे हो, मतलब यहां से कहने का मतलब है कि सर जो ई है, ई को क्या कहते हैं बेटा, ई को ही हम कह रहे हैं प्रेरित वैद्युत वाहक बल। ई को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रेरित वैद्युत वाहक बल कह रहे हैं। अब यह प्रेरित वैद्युत वाहक बल केवल तभी तक रहेगा जब तक फ्लक्स में परिवर्तन हो, मतलब d∅dt हो, और यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि यह अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। बेटा देखो जिस दिन क्लासें किसी की मिस हो जाती हैं या संडे होता है उस दिन आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के बैकअप करो और स्पीड थोड़ी बढ़ा लो ना। देखो पीछे की क्लासें कैसे आपको पढ़नी है, पीछे की क्लासें आपको कैसे पढ़नी है, जैसे देखो इसमें स्पीड दिया रहता है 1.25 1.5 1.75 और यहाँ पे 2.0x, मतलब इस तरह से स्पीड होती है, पढ़ने की स्पीड होती है। तो मैं देखो जानता हूं कि आप 2 पे नहीं देख सकते, इन दोनों पे नहीं देख सकते, लेकिन 1.5 पे आसानी से देख सकते हो। इसका मतलब समझ रहे हो, 2 घंटे का वीडियो आप कम समय में देख सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, किसको शॉर्ट में कैसे बोलोगे बेटा, हाँ उसी को बता रहे, शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, इज इक्वल टू -d∅dt, इज इक्वल टू क्या, इसी को शॉर्ट में क्या बोलेंगे भैया, बता तो रहे, इज इक्वल टू -d∅dt। अब देखो यहां से क्या हो रहा, 2 चीजें यहां पे देखो, क्वेश्चन फंसाता कैसे आपको, क्वेश्चन फंसता कैसे, कैसे फंसाया जाता है आपको ये समझो। कह देगा कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होने से, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होने से क्या वैद्युत वाहक बल बदलता है। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या फाई बदलने से केवल डेल्टा फाई, क्या डेल्टा फाई पर निर्भर करता है ई, तो बोलेंगे सर नहीं,
ठीक है बेटा। अच्छा सत्य प्रकाश करे सर आप सही करे, बुक लेने में बहुत मोटी थी, अच्छा महंगा भी था। पहले ध्यान दो बेटा, तो क्या डेल्टा फाई पर निर्भर करता है ई? क्वेश्चन आया है कई सारे एग्जाम में, क्या डेल्टा फाई निर्भर करता है ई पर? तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। ई किस पर डिपेंड करता है बेटा? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी पर निर्भर करता है। बात समझ में आ गई नहीं? समझो आप, ई किस पर निर्भर करता है? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी पर निर्भर करता है, केवल डेल्टा फाई पर निर्भर नहीं करता। एक क्वेश्चन यहां से आया है, ठीक है। चलो द्वितीय नियम की बात करेंगे। सेकेंड लॉ क्या होता है बेटा? अच्छा हम तो 3x पर भी देख लेते हैं। अरे बेटा 3x का ऑप्शन ही नहीं रहता, तू देख कहां से लेता है यार। कहता उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ से संबद्ध फ्लक्स, परिपथ से संबद्ध फ्लक्स परिवर्तन की दर के द्वारा दर्शाया जाता है, अर्थात E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर कुंडली हो हमारे पास, अगर कोई कुंडली हो और उसमें फेरों की संख्या n हो, क्या बोलेंगे बेटा? अगर हमारे पास कोई कुंडली हो, जैसा मैंने पीछे बताया कि भाई ऐसे कोई कुंडली हो और इसमें फेरों की संख्या कितनी हो? n हो। इसमें फेरों की संख्या बेटा कितनी हो? n हो। तो n होगा तो क्या हो जाएगा? बस आगे n का गुणा कर दो तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? E इक्वल टू माइनस n डी फाई बाई डी टी। इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? माइनस n डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस n डी फाई बाई डी टी। फिर आगे करा, ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन क्या बताता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, यह फ्लक्स का विपरीत है, मतलब विरोध करता है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। इतनी चीजें क्लियर है? चल तीसरी पॉइंट पढ़ेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल के अन्य फार्मूले क्या हो जाएंगे, कैसे इसको लिख सकते हो? तो E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। और डेल्टा फाई को आप कैसे लिख सकते हो यह भी देखो। अब डेल्टा फाई को कैसे लिख सकते हो तो जरा ध्यान देना। जैसे अगर कोई चीज हमें डेल्टा, जैसे डेल्टा एक्स लिखा है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा एक्स लिखा है बेटा तो कैसे लिखते हैं? एक्स टू माइनस एक्स वन। इसको क्या कहते हैं बेटा? एक्स टू माइनस एक्स वन कहते हैं। तो हमने कह दिया भैया यहाँ पर डी फाई है, डी फाई या फिर डेल्टा फाई ले लो, तो इसको क्या लिखोगे? फाई टू माइनस फाई वन लिख दोगे। तो इज इक्वल टू कितना मैंने बोला बेटा? एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी है। अब इसी को मैंने यहां पर लिखा है तो माइनस एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा। तो अब देखो, अब फाई का मान कितना होता है? अच्छा दूसरी चीज देखो यहाँ पे, फाई का मान मैंने क्या बताया? बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। फाई का मान क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा, तो जैसे फाई वन कहोगे तब बी वन ए कॉस थीटा। अब फाई टू क्या हो जाएगा? बी टू ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा कॉमन ले लो, बी टू माइनस बी वन हो जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो एक ए कॉमन ले लिया मैंने, ए को क्या किया? कॉमन ले लिया। यहाँ पे हो जाएगा बी टू माइनस बी वन कॉस थीटा अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हो, या माइनस साइन यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे छूट गया। ठीक है, और इसी को इस फॉर्म में एन बी ए लिख सकते हो, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। जैसे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अगर कांस्टेंट हो जाए, थीटा वन थीटा टू चेंज हो रहा है, तब वहां पे ऐसे लिख सकते हैं। और फाई इक्वल टू फार्मली दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो, एन बी ए कॉस थीटा, इसको लिख सकते हो एन बी ए कॉस ओमेगा टी। जब कोणीय वेग होता है तो कहते हैं थीटा बराबर ओमेगा टी। तो ये सब फार्मूले हैं, लेकिन आपके लिए नहीं है। ये जो फार्मूले है बस आपके लिए इतना ही है, इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी।
हाँ थोड़ा सा आगे की चीजें हैं, थोड़ा सा आगे की चीजें हैं, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो पढ़ लो, नहीं तो आपके लिए इतना सफिशियंट है, ठीक है ना। आपको बस यहीं तक की चीजें पढ़नी है, हालांकि मैं थोड़ी सी आगे चीजें बता दिया ताकि आप कभी तैयारी करो तो आपको काम आ सके। सर डेल्टा टी को भी तो, अरे बिल्कुल लिखो भैया, डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज, डेल्टा का मतलब ही होता है परिवर्तन, डेल्टा का मतलब ही कहता है बेटा परिवर्तन, इसी को बोलते हैं चेंज, ठीक है बेटा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो पहली चीज है कि भाई ई का मान, ई क्या होता है, तो कहते हैं फ्लक्स में परिवर्तन। ई क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन टाइम के साथ। और माइनस साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि यह चुंबकीय फ्लक्स के विपरीत होता है। और एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या हो जाएगी, तो एन इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। रंजना यादव, सर अल्फा सीयूटी की कोचिंग कब से स्टार्ट हुई है। अरे यार स्टार्ट तो बहुत दिन से हो गया, जब फर्मा भरा, आप बोर्डवा की एग्जाम दे रहे थे तब से पढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो 3 पॉइंट को एक बार और बता दो। हाँ, प्रेरित वैद्युत वाहक बल के लिए अन्य सूत्र है। जैसे देखो मैंने बताया, अगर कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है, कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, जैसे देखो तीसरी पॉइंट को मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। जैसे समझो यह हमारे पास कोई कुंडली है ना, इसमें फेरों की संख्या एन, फेरों की संख्या क्या बेटा, एन है। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो हमने बताया कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल E इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी होगा। समझ में आया। अगर यह हमारे पास लूप है कुंडली, इसमें फेरों की संख्या n बार ऐसे मोड़ा गया है, ठीक है ना, तो इसे आगे लिख दो n बार। तो यहां से देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहेंगे ई प्रोपोर्शनल टू एन, ई प्रोपोर्शनल टू एन बेटा, क्या हो जाएगा, ई प्रोपोर्शनल टू एन। मतलब अगर कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाओगे, क्या हो जाएगा बेटा, अगर कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाओगे, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाओगे तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा। क्लियर है। अगर कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाओगे तो इसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और दूसरा है, अगर हम डी फाइव बाई डी टी का मान बढ़ाएंगे तो अब भी क्या होगा, प्रेरित वैद्युत बल वाहक बल का मान बढ़ेगा। अगर हम डी फाइव बाई डी टी का मान बढ़ाएंगे, बात समझ में आ गया। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। यहां से देखो कहीं पर भी प्रतिरोध आ रहा है या धारा आ रही है, नहीं आ रहा है, तो इस पर निर्भर नहीं करता। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या करो बेटा, सर कल केमिस्ट्री की क्लास लगी दूसरी वाली, ये क्या होता है। देखो भाई यहां से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो यहां से क्या होगा, अब फाई का मान अभी मैंने पीछे बताया एन बी ए कॉस ओमेगा टी, फाई का मान पीछे बताया गया एन बी ए कॉस ओमेगा टी, तो डी डी टी बाहर ले लो, तो या एन बी ए ओमेगा टी लिख सकते हो, या अलग अलग इसके पॉइंट्स है। खैर आपके लिए इतने डीप की चीजें नहीं है, इतनी डीप की चीजें आपके लिए नहीं पूछी जाती, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। स्थिति 1 पहला, यदि केवल क्षेत्र ए परिवर्तित है, मतलब जैसे समझो हमारे पास यह कोई एरिया है, तो इसमें हमने बताया यह बी है या डी है, यह थीटा है, ठीक है बेटा। तो अगर केवल एरिया चेंज हो रहा है, अगर केवल एरिया मतलब क्षेत्रफल चेंज हो रहा है, डीए चेंज हो रहा है, तो इसको लिखोगे डीए बाई डी टी, ठीक है। उसके बाद यदि केवल चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है तो ई इक्वल टू क्या, माइनस एन ए कॉस ओमेगा टी डी बी बाई डी टी लिखोगे। अलग अलग फार्मूले हैं, शॉर्ट कट यहाँ पे लगा सकते हो। अगर केवल कोण ही परिवर्तन हो रहा है तब क्या करोगे, ई इक्वल टू एन बी ए डी टी कॉस ओमेगा टी लिख दोगे, तो यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, और एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। क्यों, समझो साइन अगर हम कास का क्या करें, कास का अवकलन करें, कास का क्या कर दे अवकलन, तो साइन हो जाता है, कास का अवकलन क्या होता है, साइन हो जाएगा, और भी माइनस का तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है।
चलो भाई, यहाँ तक की चीजें सब पहले आपको देखो यहीं पढ़ना, बस यहीं तक पढ़ना है, यहाँ तक बस आपको चीजें पढ़नी है। बस समझ में आ रहा है सबको? चलो भाई, इंपॉर्टेंट हेडिंग है देखो, लेंज का नियम। इंपॉर्टेंट हेडिंग है, लेंज का नियम क्या होता है। कल मैंने बताया भी था बेटा, ये सब पढ़ के आना, लेंज का नियम ये सब पढ़ के आना, कल मैंने बताया भी था। देखो भाई, कहते हैं यह नियम प्रेरित वैद्युत वाहक बल प्रेरित धारा की दिशा बताता है। ये क्या बताता है? प्रेरित वैद्युत वाहक बल और प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा को बताता है। ये लेंज का नियम हम कब प्रयोग, क्यों प्रयोग करते हैं? बेटा क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, कैसे पूछेगा, क्वेश्चन मैं ही लेकर आऊंगा, तब बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, समझो क्या करा। लेंज का नियम बताता किसको है? तो लेंज का नियम हम दिशा के लिए यूज करते हैं। लेंज का नियम क्यों यूज करते हैं? दिशा को प्राप्त करने के लिए। किसकी दिशा को प्राप्त करने के लिए? अरे बेटा लेट ज्वाइन किए हो तो क्या करें अब, लेट ज्वाइन करो तो मेहनत करो, एक्स्ट्रा समय दो। ठीक है बेटा, तो लेंज का नियम क्यों यूज करते हैं? दिशा को ज्ञात करने के लिए। किसकी दिशा को? वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल और धारा आई की दिशा को प्राप्त करने के लिए लेंज का नियम पढ़ा जाता है। ठीक है बेटा, चलो। फैराडे का सेकेंड लॉ को ही लेंज का नियम कहते हैं। आयुष दुबे। चलो भाई आगे देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में, क्या बोलेंगे बेटा? इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल या धारा की दिशा इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध कर सके जिससे वह उत्पन्न हुई है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, समझो। अब यह ऊर्जा संरक्षण पर कैसे आधारित है मैं उसको आपको बताता हूं। समझो क्या कर रहा है बेटा, जो लेंज का नियम है, जो लेंज का नियम यह किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। लेंज का नियम किस पर आधारित है बेटा? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। कैसे आधारित है? कैसे आधारित है? कैसे आधारित है बेटा? समझो, जैसे हमारे पास एक कुंडली है, अब इसके समीप में हम कोई चुंबक लेकर आए, यह हमारे पास कोई मैग्नेट है। तो मैग्नेट को परिवर्तित करने के लिए हमें कौन सा काम करना पड़ेगा? तो इसको चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करने के लिए हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है। शिल्पी कुमारी करे सर, नगेन सर, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है उसको हाईलाइट कर देते हैं। आप टेस्ट लेते हो उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं देते हो। सर लेंज का नियम उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण उत्पन्न होता है। अरे भैया देखो, सीधे सीधे प्रेरित वैद्युत वाहक बल जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, यह होता है। ठीक है भैया, चलो। उसे किसने बताया? लेंज ने बताया था। तो भाई देखो दर, पहले बताया मैंने, लेंज का जो नियम है किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। कैसे है ऊर्जा संरक्षण पर, उसको मैं बताता हूँ। जैसे हमारे पास कोई कुंडली है, अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। अब यही मैकेनिकल वर्क किस में चला जाएगा? इसी से प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और इसी से धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसी से दोनों उत्पन्न होते हैं। बात समझ में आ गई नहीं? तो जो हमने वर्क किया, जो हमने क्या किया बेटा, पीछे वर्क किया, मतलब वर्क करने से एनर्जी में कन्वर्जन हुआ। तो भाई हुआ ना, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो रही है, कुछ नया नहीं हो रहा। तो इसीलिए किस पर काम करता है? ऊर्जा संरक्षण पर यह काम करता है।
बात समझ में आ गया। चलो, इसका पहला पॉइंट है, इस पॉइंट को देखो आप लोग। करा जब किसी क्षण चुंबक के यन ध्रुव को, जब किसी ठीक है बेटा, समझो। कहते हैं जब किसी क्षण चुंबक के यन ध्रुव को, समझो जैसे हमने बताया कि भाई चुंबक होता है, उसमें नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल हो रहा है, तो कह रहा यन ध्रुव को किसी कुंडली की ओर चलाया जाए, यन ध्रुव को किसी कुंडली की ओर चलाया जाए। समझो जैसे हमारे पास देखो बेटा यह यन है, इसको मैंने मान लिया यस। समझो सर वॉइस स्लो आ रहा है, ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कि तेज आएगा। ठीक है, मैं सही कर लेता हूँ उसको वॉइस। चलो ठीक है, अब समझो जैसे हमारे पास यह कुंडली है और इसका यह यन ध्रुव है, तो कह रहा है जब इसको कुंडली की ओर चलाया जाता है, इसको कुंडली की ओर चलाया जाता है, बात समझ में आ रहा है, कुंडली की ओर चलाया जाता है तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने लगता है, तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने लगता है। समझो जैसे यह हमारे पास यन कोई मैग्नेट है, यन यस हमारे पास चुंबक है, जैसे यह यन है इसका और इसका यह यस है। जब इसको कुंडली की ओर चलाते हैं तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान बढ़ जाता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान बढ़ जाता है। भैया इसको इंपॉर्टेंट में लिख ले, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, थ्योरेटिकल आएगा, थ्योरी वाला क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जब किसी चुंबक के यन ध्रुव को कुंडली की ओर गति कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गया। अब समझो अगर हम इसको विपरीत दिशा में गति कराएं, जैसे अब समझो, अब इसी को अगर हम विपरीत दिशा में गति कराएं, देखो जब इधर की तरफ गति कराएंगे तो फाई का मान बढ़ेगा, अगर इसको विपरीत दिशा में गति कराएंगे तो फाई का मान क्या होगा, घटेगा। मतलब हाँ, क्यों घटता बढ़ता है वो भी मैं बता रहा हूं भैया, ठीक है ना। जब यन ध्रुव को कुंडली के समीप लाओगे, क्या कुंडली के समीप लाओगे तो भैया फाई बराबर क्या होता है, बी डी ए कॉस थीटा, बी इंटू डी ए। तो बी का मान क्या हो, चुंबक के ध्रुव के पास ही उसकी चुंबकत्व होता है, तो जब समीप लाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है तो फाई का मान भी बढ़ जाएगा, फाई का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब जब दूर लेकर जाओगे तो भाई चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा तो फाई का मान भी क्या होता है, कम हो जाता है, और अपोजिट भी हो जाता है। ध्यान देना, कहते और इसमें एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, चूंकि परिपथ बंद है अतः इसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है। चूंकि परिपथ क्या है बेटा, चूंकि परिपथ बंद है अतः इसमें एक प्रेरित वैद्युत धारा बहने लगती है, ठीक है। आगे चलते हैं, कहते यहां प्रेरित धारा का कारण यन ध्रुव का कुंडली की ओर जाना है। प्रेरित धारा यहां पर क्यों होती है, ठीक है भाई। तो कहते हैं यहाँ प्रेरित धारा का कारण, यहाँ प्रेरित धारा का कारण यन ध्रुव का कुंडली की ओर जाना है, कुंडली की ओर जाना है, अतः इस कारण का विरोध करने के लिए अर्थात चुंबक के यन ध्रुव को प्रतिकर्षित करने के लिए प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि कुंडली के सामने वाला तल यन ध्रुव की भांति व्यवहार कर सके। मतलब इसकी धारा इस प्रकार से होगी कि जो कुंडली का क्या कर रहा है, कुंडली का सामने वाला तल यन ध्रुव की भांति व्यवहार कर सके। अतः डायग्राम में देखो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे यह हमारे पास कोई मैग्नेट है या नेक्स्ट, और हमारे पास यहाँ पे बेटा एक कुंडली है,
और इस कुंडली में जो धारा की दिशा है कुछ इस प्रकार से होगी कि यह एन ध्रुव की भांति व्यवहार करे। कैसे कैसे रिएक्ट करेगा? तो भैया यह एन ध्रुव की भांति ही व्यवहार करने लगेगा। और यह क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। कहते हैं दिखाए गए चित्र में प्रेक्षक को कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त दिखेगी। वामावर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। यह क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। आप सिंपल जानो, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसी का अपोज करेगा, जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र होगा उसी का अपोज करेगा। आप सब नाटक याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली जानो जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उसका विरोध करेगा प्रेरित वैद्युत वाहक बल, मतलब जिसके कारण उत्पन्न होता है। सिंपली समझो, जो प्रेरित होता है वह जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। उसी का विरोध करने का मतलब विपरीत दिशा में। सर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, यहाँ सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी आता है क्या सर? लिखने के लिए नहीं बेटा, यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा लेकिन थ्योरी के रूप में रहेगा कि कुंडली में यह धारा बह रही है, इसके समीप वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र लाते हैं, क्या होता है? ऐसे ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर से समझो क्या कर रहा है। यहाँ प्रेरित धारा किसके कारण होता है? प्रेरित धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जो एन ध्रुव को कुंडली के समीप ले जाते हैं, यानी ध्रुव को कुंडली के समीप ले जाते हैं, उसी के कारण कौन उत्पन्न होता है? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अतः इस कारण इसका विरोध करने के लिए, तो भाई उसी के कारण उत्पन्न होगी, तो उसका विरोध करने के लिए क्या होगा? यह यन ध्रुव है ना, तो यह भी जो इसकी दिशा इस प्रकार से होगी कि इसका जो तल है यह भी यन की तरह ही व्यवहार करे। तो यन यन क्या होगा? प्रतिकर्षण दूर हो जाएंगे। आगे करा, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल का कारण आपेक्षिक गति भी कहा जाता है। कहते हैं कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत बल का कारण आपेक्षिक गति भी कहा जा सकता है। इस उदाहरण में कारण का विरोध करने के लिए चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होना चाहिए। सिंपली है कि हम कहते यदि हम चुंबक और कुंडली समझो, यह देखो यह हमारे पास कुंडली है, यह हमारे पास चुंबक है। अब कुंडली और चुंबक के मध्य जब आपेक्षिक गति होती है, क्या बोलेंगे बेटा? जब कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती, उनके बीच में मोशन होता है, तब क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और प्रेरित वैद्युत वाहक बल जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। अब देखो सिंपली आप जानो, प्रेरित ईएमएफ क्या होता है? जिसके कारण, इसको इस्माइली से दिखाते हैं, सिंपली याद रखो, जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। बात समझ में आ गई नहीं? क्या बोलेंगे भैया? प्रेरित वैद्युत वाहक बल जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सेजल, योर कमेंट इज कमिंग। आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। भैया चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। सर अब क्लास 6 बजे स्टार्ट करा कीजिए। अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे अर्चना जी 6 बजे के लिए। तो देखो ईएमएफ मतलब प्रेरित वैद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न होता है?
प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है किसके कारण उत्पन्न होता है? यह उत्पन्न किसके कारण होता है? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण। किसके कारण बेटा? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कैसे कराते हो? तो कहते हैं चुंबक और कुंडली के मध्य, क्या बोलोगे? कुंडली और चुंबक की आपेक्षिक गति, आपेक्षिक गति। बात समझ में आ गया कि नहीं? फिर से समझो। प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो ईएमएफ कैसे उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन कैसे होगा? कुंडली और, क्या बोलेंगे बेटा? कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति करा दो। समझ भैया, जैसे यह मान लेते हैं हमारे पास यह कोई कुंडली है, अब ये चुंबक है, अब इसके मध्य में रोटेशन हो जाए तो परिवर्तित होगा ना। देखो जब हम पीछे की डायग्राम बना है, पीछे डायग्राम बना है, देखो इधर एनएस। अब समझो, अब यह इसके समीप जाएगा तो भाई ध्रुव पे चुंबकीय क्षेत्र होता है ज्यादा। किसी चुंबक के ध्रुव पर, यहाँ पर इस सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र होता है ज्यादा, तो जब समीप जाएगा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। फिर जब इधर खींचेंगे तो दूर आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा कम, तो हो गया ना अपेक्षिक गति। तो इसी के कारण एक ईएमएफ मतलब एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं प्रेरित वैद्युत वाहक बल। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कहते हैं प्रेरित वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्रेरित वैद्युत क्षेत्र को की बात करते हैं, या इसी को कहते हैं फ्लक्स घनत्व बी के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेरित वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, देखो सिमिलर है, जैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़े उसी तरह से एकदम चुंबकीय क्षेत्र है। बस आपको वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस आपको वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे हम वैद्युत क्षेत्र क्या जानते हैं कि ई बराबर है ना, ई बराबर होता है, या इसको बी बराबर दिखाते। अच्छा सर जब से क्लास 6 बजे से करना तक दिन पहले बता दीजिएगा। क्या करा? सर जब से क्लास 6 बजे से करना तो एक दिन पहले बता दीजिएगा। हाँ हाँ बता देंगे। ध्यान दो बेटा, यह विद्युत क्षेत्र स्थिर प्रकृति का नहीं है। स्थिर प्रकृति का नहीं, स्थिर प्रकृति का नहीं है मतलब यहाँ पे जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित करते हैं, परिवर्तित कैसे करते हैं? चुंबक की गति के कारण। तो यह गतिमान आवेश के कारण यहाँ पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कहते हैं यह विद्युत क्षेत्र स्थिर वैद्युत प्रकृति का नहीं होता। स्थिर वैद्युत मतलब स्टैटिक नहीं होता, रुका हुआ नहीं होता। यह एक असंरक्षी, संरक्षी मतलब असंरक्षी का मतलब चेंज होता है, घटता बढ़ता है। असंरक्षित विद्युत क्षेत्र है। इसकी बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्तीय एवं बंद वक्र होती। फिर से समझो, यह विद्युत क्षेत्र स्थिर प्रकृति का नहीं होता। स्थिर प्रकृति का मतलब कांस्टेंट नहीं होता, हमेशा बदलता है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र भी हमेशा बदलता है। जब बेटा चुंबकीय क्षेत्र हमेशा बदलेगा तो वैद्युत क्षेत्र भी बदलेगा, कांस्टेंट नहीं होगा। कहते हैं समय के साथ परिवर्तन होने वाला चुंबकीय क्षेत्र dB by dt। क्या बोलेंगे? यहां से देखो समझो, समय के साथ परिवर्तित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र dB by dt सदैव अपने चारों ओर एक प्रेरित वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या ये अपने घर से बोल रहे हैं? नहीं बेटा, ये अपने घर से नहीं बोल रहे, दरअसल आरस्टेड और फैराडे के हिसाब से बोल रहे हैं। आरस्टेड और फैराडे इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से हम बोल रहे हैं। आरस्टेड और फैराडे दोनों के एक्सपेरिमेंट से बोल रहे हैं। आरस्टेड ने क्या बताया था कि अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करोगे, अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करोगे तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसने आरस्टेड ने बताया। फिर उसके बाद फैराडे ने बताया कि अगर किसी कुंडली
के समीप अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करें तो इसमें भी एक धारा उत्पन्न होती है। समझो, अगर ये फैराडे ने बताया कि अगर किसी कुंडली के समीप चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते तो एक धारा उत्पन्न होती है, और इसी धारा को हम कहते हैं क्या? प्रेरित वैद्युत धारा। क्या बोलते हैं बेटा? प्रेरित वैद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो भाई सिंपली यहां समझ में आ रहा है कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करें, देखो इसी चुंबक को ही तो गतिशील करा रहे हैं, मैग्नेट को ही तो गतिशील करा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन कर रहे हैं तो वैद्युत धारा उत्पन्न हो रही, और जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दोनों सही तो है। तो भाई सिंपल से हो गया कि भाई वैद्युत धारा जब उत्पन्न हो गया तो वैद्युत क्षेत्र आना चाहिए। तो और यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा क्योंकि वैद्युत धारा है। जब एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो गई तो उसी को हम बोलते हैं प्रेरित वैद्युत धारा, क्योंकि वह किसके कारण आया? चुंबकीय क्षेत्र के कारण आया। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे रहेगी तो प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा इधर रहेगी। दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे, ध्यान देना। तो अगर समय के साथ परिवर्तन होने वाला चुंबकीय क्षेत्र dB/dt सदैव अपने चारों ओर प्रेरित वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। प्रेरित वैद्युत क्षेत्र प्रेरित वैद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। क्या बोलेंगे बेटा? प्रेरित वैद्युत क्षेत्र प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल को बेटा ई से तो दिखाते हैं। प्रेरित वैद्युत वाहक बल को किससे दिखाते हैं बेटा? ई से दिखाते हैं। ठीक है बेटा मुमल, हम सुन रहे हैं, क्वेश्चन कराएंगे बेटा। ई से दिखाते हैं। ई इक्वल टू क्या होगा? क्लोज इंटीग्रेशन ई इन इंटू डीएल। और फैराडे के नियम से क्या हो जाएगा? प्रेरित वैद्युत वाहक बल बराबर ई इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। सर अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन कराते चले, क्वेश्चन तो कराते ही है ना, एक टॉपिक पढ़ाता हूँ क्वेश्चन कराता हूँ, पढ़े तो मैं यही करता हूँ। ठीक है भाई। तो देखो यहां से ई इक्वल टू क्या? क्लोज इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड लिखा जाएगा। आई एन का मतलब इंड्यूस्ड, आई देखो ई आई एन का मतलब क्या हो गया? इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब होता है हिंदी में प्रेरित। इंड्यूस्ड का मतलब क्या हो जाएगा? प्रेरित। और यह डीएल हो जाएगा। अब उस भाई कितने लंबाई में उत्पन्न होगा। अब फैराडे के नियम से क्या होता है? ई इक्वल टू माइनस d∅/dt। इसका मान उठा के यहाँ पे रख देंगे। कहते हैं समीकरण 1 व 2 से ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई इंड्यूस इंटू डीएल इक्वल टू माइनस d∅/dt। यह फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का समाकलन रूप है। अच्छा समाकलन रूप है। समाकलन यहाँ पे गलत लिख दिया गया, समाकलन रूप है। कौन सा रूप है बेटा? समाकलन, इंटीग्रेटेड फॉर्म है इसका। क्या? समाकलित रूप है ये इसका। क्या? इंटीग्रेटेड फॉर्म है। क्या हो जाएगा? यहां से मैं भी अलग से लिख देता हूं। क्लोज इंटीग्रेशन ई इंड्यूस्ड इनटू डीएल इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। ठीक है, यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या? समाकलित समीकरण है। क्या? समाकलित समीकरण। और ये समीकरण याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। समीकरण याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी ये सब बकवास चीजें इसको छोड़ते हैं। यहां से देखो इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन यह है कि जो इंड्यूस्ड मतलब प्रेरित वैद्युत क्षेत्र है वह किसके समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यहां से देखो, अगर आर बढ़ाओगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे, क्या करोगे बेटा? जब डिस्टेंस, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, आर दूरी बढ़ाओगे तो क्या होगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है घटेगा, प्रेरित वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? घटेगा। यह व्युत्क्रमानुपाती, आर के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है ना, देख लो।
जैसे अगर हमने क्या मान लिया इसका भैया, रेडियस मान लिया, या क्या मान लिया इसका, रेडियस मान लिया, ठीक है। तो कहते हैं एक समान किंतु समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र बी त्रिज्या ए के किसी वृत्तीय क्षेत्र में कागज के तल के लंबवत चित्र में दिखाए अनुसार विद्यमान है। इस वृत्तीय क्षेत्र के केंद्र आर से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर प्रेरित वैद्युत क्षेत्र समझो। जैसे हमारे पास क्या बेटा, यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास एक वृत्त है और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस स्मॉल ए है, और यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और यहाँ और इसका जो विद्युत क्षेत्र बी है समय के साथ चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में आर दूरी पर कितना होगा, इसका फार्मूला कहते हैं क्षेत्र ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें बताना है इंड्यूस्ड वाला निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन ई इंड्यूस्ड डीएल इक्वल टू इसको ई हो जाएगा, और इसको लिख सकते हो डी फाई बाई डी टी। इसको क्या लिख सकते हो बेटा, डी फाई बाई डी टी। अब बताओ डी फाई बाई डी टी, अच्छा बताओ डी फाई कितना होता है, डी फाई कितना हो जाएगा, तो कहते हैं डी बी इंटू ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी बी इंटू ए हो जाएगा। तो उसी को देखो प्लेस किया गया है, ए इंटू डी बी, अर्थात ई इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई आर होगा। ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ई इंटू कहता 2 पाई आर। ई क्यों होगा, क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया कि भैया डी बी बाई डी टी इक्वल टू ई होगा। डी बी बाई डी टी कितना होगा सर, इंटीग्रेटेड में ई का डीएल का, ई भी ए डीएल, ई भी ए डीएल क्या कर रहे हो भैया, थोड़ा समझ कम आ रहा है ना, अभी बता रहे हैं। तो भैया डी बी बाई डी टी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। मतलब मैंने बताया समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन होगा वैद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। और ए कितना, ए क्या है, क्षेत्रफल है। ए क्या है बेटा, क्षेत्रफल है, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह 2 पाई आर होता है। तो लिख देंगे परिधि पे कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। और यहां से लिख देंगे पाई ए स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, पाई ए स्क्वायर डी बी बाई डी टी। तो कहते हैं आर क्या है, बहुत बड़ा है, रेडियस से बड़ा क्या है, आर है। मतलब गोला छोटा है लेकिन गोले से दूरी किसी बिंदु पी पर रखा है तो आर बड़ा है। तो यहाँ से लिख देंगे ए स्क्वायर डी बी अपार 2 पाई आर डी टी। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है कि जिस बिंदु पे रखा है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब किसी सर्कल से, मतलब किसी वृत्त के केंद्र से कुछ चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ से जो बिंदु पी है इनके बीच डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समाकलन से समझ नहीं आया, समाकलन का समझ नहीं आया बेटा, देखो पीछे ध्यान दो, समाकलन से समझने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखो, हमने आपको क्या बताया, देखो पीछे समाकलित समीकरण क्या है, ये देखो यही है, इसी को आपको समझाना है। मैं इसको बता देता हूं कैसे आया, ध्यान दो। जैसे यहाँ पे बोला गया कि सर जो E बराबर होगा क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डीएल, क्लियर है। जो E होगा ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है क्या, पहले ध्यान दो, इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डीएल, इतना क्लियर है। और हम एक फार्मूला पहले जानते हैं, इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो दोनों को कोरिलेट कर दे तो हम लिख सकते हैं क्या, माइनस डी फाई बाई डी टी बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल। और यही तो बोल है, बस इसी को बोल रहे कि इसका यह समाकलित समीकरण। इसमें करना क्या है, सर क्लास रुक गई है, बार बार सोर्स एरर लिख रहा है, लिख के आता है क्लास रुक गई है, बार बार सोर्स एरर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। ऐसा तो नहीं आना चाहिए भाई, सोर्स एरर क्यों आ रहा है। चलो मैं बात करता हूँ,
प्रेरकत्व के बारे में पढ़ते हैं। प्रेरकत्व क्या होता है, प्रेरकत्व क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चाएं करते हैं। प्रेरकत्व क्या होता है, ठीक है बेटा। प्रेरकत्व को हम बोलते हैं इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टेंस बोलते हैं बेटा, इंडक्टेंस। अच्छा देखो, मैं थोड़ा स्पीड में काहे पढ़ा रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन में क्लास 12th में पढ़े हो, और थोड़ा सा पढ़ा के इसमें क्वेश्चन ज्यादा कराने के लिए सोच रहा हूँ। बस मैं इसको थोड़ा स्पीड में पढ़ाने का मतलब है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस चैप्टर में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है। प्रेरकत्व क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस क्या होता है, मैंने बोला था क्लास 12th में ही पढ़ के आना बेटा, कल मैंने बोला था। कहते हैं प्रेरकत्व किसी भी विद्युत परिपथ का वह गुण है, प्रेरकत्व किसी भी परिपथ का वह गुण है जो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करो बेटा, ईडीएल कहां से आया? सर ईडीएल, अरे भैया ईडीएल जानते हो, जैसे उस कुंडली में प्रवाहित धारा और उसकी लंबाई जो हम लेते हैं, जो उसकी लंबाई रहती है और उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। जैसे देखो, यहाँ देखो, जैसे यह मैंने कुंडली बनाया ना, या कुंडली मैंने बनाया ना, तो ये जो कुंडली मैंने बनाया, तो इस कुंडली की जो लंबाई होगी यल, ये जो कुंडली की लंबाई होगी यल, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। समझो, जैसे अब हमने ये कुंडली बना ली, अब इस कुंडली की लंबाई कितनी है बेटा, यल है, अब इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ई। इसी का हम गुणन तो ले रहे हैं, इसी का तो गुणन ले रहे। क्लास 12th में था, बहुत इजी लेवल पे था, तो मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाया, मैंने सोचा कि इस आपको आता होगा। सिर्फ फार्मूला ही पूछ, देखो जो फार्मूला पूछा जाएगा उसमें फार्मूले पे चर्चा कर ले रहा हूं, जो थ्योरी पूछी जाएगी उस थ्योरी पे भी चर्चा कर रहा हूं। अब बातें तो क्वेश्चन ही बताएंगे ना कैसे पूछा जाएगा, तो कल क्वेश्चन लेकर आते हैं इसके लिए, ठीक है बेटा। तो देखो अब हमें क्या पढ़ना है, प्रेरकत्व तो पढ़ना है। तो मैंने क्या बताया, प्रेरकत्व तो किसी कुंडली किसी परिपथ का वह गुण होता है जो कि धारा का विरोध करता है। किसका, धारा का विरोध करता है। क्या बोलेंगे बेटा, प्रेरकत्व किसी भी विद्युत परिपथ का वह गुण है जो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। ये इसकी पहली पॉइंट है, 60 पॉइंट। बस जैसे प्रेरकत्व तो क्या करता है, उस प्रेरकत्व तो किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। प्रेरकत्व तो क्या है, एक परिपथ का गुण है जो उस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करेगा। जैसे समझो, अब मैंने यहाँ पे एक कुंडली बना ली, ये हमने कुंडली बना ली। अब इसमें धारा आई बह रही, इसमें क्या कर रही बेटा, धारा आई बह रही है। तो अब ये धारा आई बहेगी तो इसके अंदर जो प्रेरकत्व होगा, एल होता है ना प्रेरकत्व, इंडक्टेंस, अब क्या करेगा, ये इसका क्या करे, विरोध करेगा, इसकी इसी का क्या कर, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, विरोध करने का लगेगा। एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो इसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। दूसरी पॉइंट, प्रेरकत्व विद्युत परिपथ का आंतरिक गुण है। प्रेरकत्व विद्युत परिपथ का आंतरिक गुण है। यह सदैव परिपथ में, यह सदैव परिपथ में निहित होता है एवं हमारी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मतलब यह आंतरिक गुण है, मतलब जैसे ही किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे यह ऑटोमेटिक ही उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही किसी कुंडली में आप धारा प्रवाहित करोगे यह ऑटोमेटिक ही उत्पन्न हो जाएगा। कौन, प्रेरकत्व, इंडक्टेंस ऑटोमेटिक वहां पे जनरेट हो जाएगा। जैसे फ्रिक्शन है ना, जैसे फ्रिक्शन है, जैसे ही आप किसी, आपके पास बाइक है, अब जैसे बाइक स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, हाँ यह
अंकित शुक्ला क्या कर रहे हो भैया? यह धारा नहीं, धारा के, हाँ धारा परिवर्तन का विरोध करता, बिल्कुल सही, धारा परिवर्तन का विरोध करता। जैसे समझो ये इसका आंतरिक गुण है, ठीक है बेटा, बताने के लिए अंकित शुक्ला, थैंक यू बताने के लिए। यह धारा परिवर्तन का विरोध करता है। अब समझो दूसरी चीज, जैसे आपने अपने बाइक को स्टार्ट किया तो पहले उसमें कोई घर्षण नहीं था, टायर और जमीन के जो कांटेक्ट, जो सरफेस, उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं था। जैसे ही स्टार्ट करोगे आप, जैसे ही बाइक को आगे बढ़ाओगे, जैसे ही बाइक को आगे बढ़ाओगे क्या होगा, ऑटोमेटिक ही एक फ्रिक्शन जनरेट होने लगता है। आप फ्रिक्शन को अपने से नहीं बताते हो कि भाई फ्रिक्शन लगेगा, ऑटोमेटिक वहां पे एक फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, घर्षण जनरेट हो जाता है। तो सिंपली समझो, उसी तरह जो प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व मतलब इंडक्टेंस है, यह क्या होता है, आंतरिक गुण होता है। प्रेरकत्व क्या होता है बेटा, एक आंतरिक गुण होता है। अब यह हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है। जैसे ही आप किसी भी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, ऑटोमेटिक ही यह जनरेट हो जाता है, और इसका यह आंतरिक गुण होता है। यह किसका काम क्या है, धारा परिवर्तन का विरोध करता है। ये करता है क्या बेटा, धारा परिवर्तन का विरोध करता है। या धारा में चेंजिंग करोगे तो इसका विरोध करेगा। जैसे समझो एक लॉ होता है, जड़त्व का नियम, अगर कोई पिंड अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगे। उसी तरह से जैसे यह क्या है, यह धारा में जब चेंजिंग करोगे तो इसका विरोध करता है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। कहता है एक सीधे धारावाही चालक, कह रहा है इसमें लोहे की क्रोड नहीं है, इसमें लोहे की क्रोड क्या हो, न हो। समझो, एक सीधे धारावाही चालक का प्रेरकत्व अल्प होता है। अगर कोई चालक क्या है, सीधा है, सीधा धारावाही चालक है, तो उसका प्रेरकत्व क्या होता है, बहुत कम होता है। अगली पॉइंट, यांत्रिकी के जड़त्व की तरह यह विद्युत प्रेरकत्व होता है। हम जानते हैं कि जड़त्व के कारण वस्तुएं गति की अवस्था में होने में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसा मैंने पीछे बताया कि जैसे जड़त्व का नियम होता है, परिवर्तन का विरोध करते हैं, उसी तरह यह भी प्रेरकत्व भी क्या करता है, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे जड़त्व का नियम पढ़े कि जड़त्व का नियम क्या होता है, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में ही रहना चाहेगी, अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो सेम उसी तरह यह भी काम करता है, कौन, इंडक्टेंस। बात समझ में आ रहा है? सर जो चैप्टर कंप्लीट हो गया उसका प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन दे दीजिएगा, ठीक है बेटा। आज ही मैं चैप्टर 1 का अपलोड करवा रहा हूं, आज ही चैप्टर 1 का अपलोड करवाऊंगा। ठीक है, आज मैं चैप्टर 1 का क्वेश्चन अपलोड करवा दूंगा, प्रैक्टिस सेट। सब लोग रेडी हो जाना, चैप्टर 1 प्रैक्टिस सेट के नाम से मैं अपलोड करवाऊंगा। और जो डाउट होगा कॉल पे पूछ लेना। और हर 3 दिन पे, हर 3 दिन पे एक चैप्टर का मैं पीडीएफ आपको अपलोड करवाऊंगा। किसी को प्रॉब्लम है? बोलो भाई। चलो अगला देखो, हेडिंग हमें पढ़ना है स्वप्रेरकत्व। अगली हेडिंग हमें पढ़ना है स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व या इसी को हम बोलते हैं स्वप्रेरण के नाम से भी जानते हैं, स्वप्रेरण भी कहते हैं, स्वप्रेरण बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस। स्वप्रेरण आज ही मैं अपलोड करवा दूंगा, आज ही मैं चैप्टर 1 का अपलोड करवा दूंगा, ठीक है।
जिस पे डाउट पूछ सके के लिए। सर एडमिट कार्ड कब आएगा? बेटा एडमिट कार्ड और कार्ड के बारे में मुझसे ना पूछो, बस पढ़ो पढ़ाओ, क्वेश्चन पूछो मुझसे। हाँ आंसर भी लगा देंगे, आंसर भी लगा देंगे बेटा। चलो बेटा, अब हमें पढ़ना है बेटा सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। समझो, तो हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं अगर हम किसी कुंडली में, अगर हम किसी कुंडली में विद्युत धारा परिवर्तन करें, अगर हम किसी कुंडली में विद्युत धारा का परिवर्तन करें। समझो, जैसे हमारे पास कोई कुंडली है, अगर हम इसमें विद्युत धारा आई का मान क्या करें, चेंज करें। किसी कुंडली में अगर हम आई का मान चेंज करें, है ना, अगर हम किसी कुंडली में विद्युत धारा का मान क्या करते हैं बेटा, चेंज करते हैं। अब इस धारा का मान चेंज करने से क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स, क्या होता है बेटा, चुंबकीय फ्लक्स, क्या हो जाएगा बेटा, चुंबकीय फ्लक्स, यह भी परिवर्तित हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होता है, ई जनरेट होता है। इसको क्या कहते हैं बेटा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सेल्फ इंडक्टेंस के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण होता है। सर नंबर क्या है आपके? कौन सा नंबर बेटा, कौन सा नंबर पूछ रहे हो, कैसा नंबर? समझो भाई, तो आगे आते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस की तरफ चलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा के छोड़ देंगे, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा के छोड़ देंगे, ठीक है बेटा। समझो, कहते हैं जब किसी कुंडली या परिपथ में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली या बहने वाली धारा में, कुंडली में बहने वाली धारा का परिवर्तन किया जाता है, तब इसमें संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप, क्या बोलेंगे बेटा, परिणाम स्वरूप फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार कुंडली या परिपथ में एक, कुंडली या परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो उस परिवर्तन का विरोध करता है, जो उस परिवर्तन का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न होता है। इस परिघटना को स्वप्रेरण एवं प्रेरित वैद्युत वाहक बल, क्या बोलते हैं, इस परिघटना को स्वप्रेरण एवं प्रेरित वैद्युत वाहक बल को विरोधी विद्युत वाहक बल तथा इससे उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। जैसा मैंने पीछे बताया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सर आज क्लास कितने बजे तक चलेगी? नहीं पता कितने बजे तक चलेगी, आज चलेगी लेकिन लंबा चलेगी, क्योंकि आप ही लोग के लिए मैं कर रहा हूं, कुछ आपके लिए सोचा है इसीलिए कर रहा हूं। खत्म हो जाएगा तो कुछ और करेंगे ना आपके लिए। समझो बेटा, ये हो जाएगा कुंजी, ठीक, ये हो जाएगा धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक है, ठीक है ना। तो देखो प्रेरित धारा इधर है, तो जो मेन धारा है, यह मेन धारा आई है, तो अगर मेन धारा आई इसमें क्या, हाँ भर रही, मेन धारा आई इधर बढ़े तो प्रेरित धारा इधर, देखो मेन धारा आई ऊपर की तरफ जाए तो प्रेरित धारा इधर आ रही, तो जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। बात समझ में आ गई नहीं? सर मैंने ये नहीं पूछा, सर क्लास कितने बजे से चली है? अच्छा कितने बजे से चली है? 6:30 बजे से चली आज। मैं इसके लिए डायग्राम बना रहा हूं,
मैं इसके लिए डायग्राम खुद बना रहा हूं, देखना जरा। ठीक है, मैं इसके लिए डायग्राम खुद बना रहा हूं, देखो। या इसको हम कुंजी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, कुंजी बोलेंगे। या माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, या माइनस या प्लस, और यह हो जाएगा आपका धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक मतलब प्रतिरोध भी बोल सकते हो, धारा नियंत्रक को ही प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। और हो जाएगा धारा की दिशा या ऊपर की तरफ है, तो इसी के अपोजिट हो जाएगा प्रेरित धारा। इसी के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, प्रेरित धारा। तो आप इस डायग्राम में बड़े इजीली देख सकते हो, इजीली क्या देख सकते हो कि भाई धारा की दिशा इधर है तो प्रेरित धारा की दिशा इधर, मतलब धारा परिवर्तन का ही विरोध करता है। धारा परिवर्तन का क्या करता है बेटा, विरोध करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अगर कुंजी को हम बंद कर दे तब, अगर मान लो कुंजी मैं ओपन कर दिया, अगर इसमें कुंजी को खोल दिया तो क्या होगा, जरा ध्यान देना। जैसे मैं इस कुंजी को अभी खोल दिया, जैसे मैं कुंजी को ओपन कर दिया, ये माइनस है या प्लस है, यह धारा की दिशा, यह आई की दिशा है, तो यह प्रेरित धारा की दिशा है। ठीक है, देखो इस समय क्या हो रहा है, धारा की दिशा प्रेरित धारा की दिशा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सर इस बैच में सभी सर से, अच्छा सत्य प्रभात है, कहाँ बोल रहे हो भैया। ठीक है भैया, देख इधर, तो धारा की दिशा, यह धारा की दिशा हो गई, और यह क्या हो जाएगी, प्रेरित धारा की दिशा। तो देखो अगर कुंजी हमने ये जो के है, इसको जब ओपन किया है, ये कुंजी क्या किया बेटा, ओपन किया है। जब मैंने कुंजी को ओपन किया है, इस कंडीशन में धारा की दिशा प्रेरित धारा की दिशा सेम है, लेकिन जैसे ही मैं इस कुंजी को बंद कर दिया, तो ध्यान देना, यह धारा की दिशा इसमें प्रेरित धारा की दिशा एक विपरीत हो जाती है। प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है, विपरीत हो जाती है। क्यों होता है ऐसा, तो भाई इसमें सिंपली एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जो कि इसके विपरीत दिशा में होता है। बस समझ, कैसे विरोध कर रहा है भैया, देख ले सीधे न सीधे ना, यह धारा की दिशा ऊपर की तरफ, प्रेरित धारा की दिशा अपोजिट है, तो विरोध कर ही रहा है ना भाई। अगर हम इधर जा रहे हैं, कोई हमारे उधर आ रहा है, तो विरोध कर रहा है। बस समझ में आ रहा है भाई, सबको समझ में आ गया। चलो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वप्रेरण गुणांक। अब देखो भैया आ गया क्वेश्चन, स्वप्रेरण गुणांक से ही आता है क्वेश्चन, स्वप्रेरण गुणांक। सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट, सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट पढ़ना है हमें, कोफिशिएंट। बात समझ में आ रहा है? सर अब इंड कर दीजिए, 3 बजे तक सोए नहीं है, नींद आ रहा है। अच्छा अच्छा, 3 बजे तक सोए नहीं है, चलो ठीक है। तो अगले दिन से हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्वप्रेरण गुणांक। इसको अगले दिन, कल के सेशन में हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, कल के सेशन में पहले क्वेश्चन करेंगे, और आज के सेशन में आपको प्रैक्टिस सेट देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, सभी को बाय बाय। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो, आप लोग को आपके एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो, लगे रहो भाई। देखो अगर लगे रहोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, अगर लगे रहोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है भाई, चलो।
चैप्टर 1 का नाम स्थिर वैद्युतिकी। चैप्टर 1 का नाम है बेटा स्थिर वैद्युतिकी।